हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तोलंबिया आप लोगों का एबीडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा हम लेक्चर में हमने जो सेकंड चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपका चैप्टर नंबर 3 इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसकी हल्की फुल्की नॉलेज आपने बेटा 9th क्लास में भी ले रखी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने भी 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में हमने केवल बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन बनाना हमने सीखा था 9th क्लास के अंदर। 10th क्लास में हम इसके बारे में इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें जो इक्वेशन दे रखी होगी लीनियर इक्वेशन की, उन लीनियर इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। साथ ही साथ उनकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दो तरीके से हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एक तो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ ड्रॉन करेंगे, ग्राफ से जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी उन लीनियर इक्वेशन को समझते हुए चलेंगे। लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। उस ग्राफ को हम वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक तो तरीका होगा ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ आप बना के लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके उन लाइन वहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा तरीका होता है हमारा बेटा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा होता है? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 3 तरह के मेथड पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन सा मेथड पढ़ने को मिलता है? एक तो मिलता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मिलता है आपको एलिमिनेशन मेथड, एक मिलता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात आती है लीनियर, ठीक है, 3 मेथड पढ़ने को मिलते हैं। तीनों मेथड आपके बिल्कुल सेम आपको वैल्यू फाइंड आउट करके देंगे। क्वेश्चन में एग्जाम में आपको दे दिया जाता है बेटा कि आप इस मेथड से क्या करें, क्वेश्चन को सोल्व करें। कई बार क्वेश्चन में आपको इस तरह से होगा कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, या आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, या एज वेल एज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी क्या करें बेटा, यूज़ करें। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा क्या होता है बेसिक इंट्रोडक्शन है। बेसिक इंट्रोडक्शन अपन और देखेंगे। साथ साथ बात आती है कि एक बार हम वापस थोड़ा सा 9th क्लास में प्रीवियस चले जाते हैं, क्योंकि कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अगर प्रीवियस क्लास के लेक्चर को हम रिकॉल कर लें तो क्या होता है, हम लोगों को चैप्टर वापस थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है और हम लोगों को उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहती है। देखो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये होता है बेटा लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम बात की जाती है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, या लीनियर इक्वेशन किस के लिए यूज़ की जाती है, किसकी होती है। अगर हम बात करें तो देखो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की। किसके लिए होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन होती है बेटा लीनियर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन होती है हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। आप जो स्ट्रेट लाइन खींचते हो उसकी क्या हो जाती है, ये इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, बात आती है कि लीनियर इक्वेशन हम 2 वेरिएबल में कैसे लिखें। 1 वेरिएबल में आप छोटी देखो 7th 8th क्लास में पढ़ लेते हो, बट 2 वेरिएबल की बात की जाती है कि हम 9th में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 10th में भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करें तो बात क्या होती है, ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है बेटा लीनियर इक्वेशन। ये फॉर्म किसकी होती है बेटा? आपकी लीनियर इक्वेशन की होती है ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0। ये हमारी बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है ax प्लस by प्लस C1। ठीक है, तो बात आती है कि लीनियर इक्वेशन हमारे किसके लिए होगी? स्ट्रेट लाइन के लिए होगी। ठीक है, अब देखो ये a b c ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं। a तो क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है। b क्या होता है? y का कोफिशिएंट होता है। और c यहाँ पे क्या है? जैसे कांस्टेंट नंबर है। कोफिशिएंट का मतलब आप जानते हो, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में भी अच्छे से पढ़ रखा है कि कोफिशिएंट होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस चैप्टर में सोल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 स्ट्रेट लाइन आपके लिए होना जरूरी है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन होना जरूरी होता है। एक मानते हैं अपन a1x प्लस b1y प्लस c1, एक हो जाएगी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके लिए बेटा क्या होता है, इसके अंदर 2 इक्वेशन होना जरूरी है। लीनियर पेयर की 2 इक्वेशन होना जरूरी है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसी को सोल्व कर सकते हैं। 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। पहला मेथड तो आपको बता रखा है किसके? ग्राफिकल मेथड। क्या बता रखा है? ग्राफिकल
मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ आप दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दोनों लीनियर इक्वेशन से हम कुछ कोऑर्डिनेट बनाएंगे और उन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन किसके निकलते हैं, ये जो वेरिएबल है बेटा आपका एक्स और वाई, इस एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। कौन से मेथड से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, मतलब ग्राफिकल हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे। दूसरा मेथड अगर मैं बात करूँ, बात होती है हमारे दूसरे मेथड की, अगर बात करें तो हमारी बात होती है एल्जेब्रिक मेथड की। किसकी होती है, एल्जेब्रिक मेथड। देखो एल्जेब्रिक मेथड में यहाँ पे हम तीन मेथड पढ़ने को मिलते हैं। पहला मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा होता है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सेकंड मेथड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड क्या होता है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से हम ये तीन मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी ये एक्स और वाई है, इन एक्स वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक देखेंगे, जो जो हमें समझने की है, ठीक है, जो जो समझने की चीज़ों की हम इसी में एक बार सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहलाता है बेटा, ये दो लीनियर इक्वेशन सोल्व कर देंगे। यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो ग्राफिकल, एक एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में तीन पोर्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। आई बात समझ बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन हमारे लिए किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए होती है। जो भी स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, चाहे ऐसी खींचें चाहे ऐसी खींचें, तो ये किसके लिए होते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए। यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा जो भी लाइन्स होती है बेटा, ये जो भी आपकी लाइन है, यहाँ पे तीन लाइन्स की कंडीशन पढ़ने को पढ़ेंगे अपन, पढ़ने को देखेंगे। यहाँ पे तीन लाइन्स की कंडीशन कौन कौन सी होती है। एक हम कंडीशन देखेंगे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसके देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन की देखेंगे। साथ ही साथ हम एक पैरेलल लाइन की देखेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ये तीनों लाइनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों लाइनों की क्या क्या कंडीशन होगी लीनियर इक्वेशन के अंदर, और वहां से हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, उन कंडीशन को अपन क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ यहाँ पे अपन समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। समझे, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं लाइंस की कंडीशंस के बारे में, ठीक है। लाइंस की क्या क्या कंडीशन होगी उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे दो आपकी जो लीनियर इक्वेशन वो एक बार लिख लेते। एक तो लिख लेते हैं बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन लिखना जरूरी है बेटा, क्योंकि विदाउट लीनियर इक्वेशन के आप मतलब लीनियर इक्वेशन के बिना आप लाइन्स की कंडीशन नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ही हमारे किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। बात आती है दो इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंडीशन जो पढ़ेंगे एटलीस्ट दो इक्वेशन दो लाइन होगी, तभी तो हम पढ़ पाएंगे कि वो दो। देखो सिंगल लाइन का आप क्या बता सकते हो कि वो आपकी इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट। एटलीस्ट दो लाइन से होना जरूरी है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, पैरेलल का मतलब होता है कि एक साथ चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए एटलीस्ट कितनी लाइन होना जरूरी है, दो लाइन का मतलब होता है कि दो यहाँ पे इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन देखेंगे दो। तो यहाँ पे एटलीस्ट दो लीनियर इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे लिख लिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं अपन। पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन में होता क्या है बेटा, दो लाइन ऐसे एक दूसरे को कट करती है, दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट करेगी, ठीक है। यहां पे बेटा कंडीशन क्या बनती है वो समझे। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, जब ये दो आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। इन लीनियर इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट हैं उनके जो रेशियो के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन देखेंगे। क्या रिलेशन होगा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जो आपके जो क्या है यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है
इन दोनों लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, जैसे इसका a1 है, इसका a2 है, यहाँ b1 है, यहाँ b2 है, तो मतलब इन कोफिशिएंट के रेशियो के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेशियो का रिलेशन कैसा होना चाहिए, a1/a2 जो कि इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है तो वो दोनों लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब ये दोनों लाइन की जो इक्वेशन है ये एक दूसरे को काटते हुए निकलेगी ऐसे ग्राफ पे, ठीक है। जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा। एंड यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वन सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू भी एक बार मिलेगी और y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, एक बार मिलेगी, ठीक है। दूसरी लाइन की कंडीशन बेटा आती है यहाँ पे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा, दो आपकी लाइन इस तरह से होगी, ठीक है। यहां पे रेशियो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2। मतलब अगर दो रेशियो तो इक्वल, बट तीसरा वाला जो रेशियो अगर वो इक्वल नहीं हो रहा है तब आपकी लाइन कैसी हो जाएगी, आपकी पैरेलल लाइंस हो जाएगी। जब पैरेलल लाइंस हो जाएगी तो एक दूसरे को, सॉल्यूशन का मतलब होता है जितनी बार वो लाइन एक दूसरे को काटेगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक बार काट रही है तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, और यहाँ कहीं कट रही है एक दूसरे को लाइन, जब लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है, काट ही नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर तीसरी कंडीशन आती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। क्या उनसे आती, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब हो गया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना, वही क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट। मतलब दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो यहाँ पे क्या हो गए, आपके इक्वल हो जाते हैं। जब देखो अब ये लाइन, ये दो एक दूसरे को लाइन एक दूसरे को कितने टाइम काट रही है, काउंट कर सकते हो क्या, देखो यहाँ कट कर रही है, यहाँ हर जगह कट करते हुए चल रही है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीन लाइन की कंडीशन अपन को पढ़ने को मिली है। एक तो मिली है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक मिली आपकी पैरेलल लाइंस, एक मिली आपकी कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए रेशियो क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे तीनों रेशियो आपके क्या हो जाते हैं, आपके इक्वल हो जाते हैं। आई बात समझ में। अब देखो एक वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, जहाँ पे लाइंस के सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाए, मतलब टू लाइंस के आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब दो लाइन एक दूसरे को कट करके या काटते हुए निकल रही है, एक दूसरे को टच करके निकल रही है, तो वहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। मतलब जहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, गेन हो रहा है, वहाँ पे उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। देखो एन यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, एक दूसरे को लाइन काट रही, क्या नहीं काट रही, तो ये क्या लाएगी, इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगी आपकी, इनकंसिस्टेंट कहलाएगी,
ठीक है। ये कंसिस्टेंट कहलाने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे भी यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी कंडीशन क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, कंसिस्टेंट कहलाने वाला है बेटा। ये टेबल आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। स्वीट एंड छोटी टेबल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो ध्यान क्या रखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं होंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इट मीन्स दो जो लीनियर पेयर की जो इक्वेशन आपको गिवन है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ जो इक्वेशन है आपकी, मतलब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को काटते हुए निकलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर एक बार काट रही है, एक बार ही कट कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब एक ही सॉल्यूशन का मतलब x की और y की वैल्यू एक एक बार ही आपको मिलेगी। और इस कंडीशन को जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। फिर आती बेटा आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके दो रेशियो तो इक्वल हो रहे हैं, बट जो थर्ड वाला रेशियो वो नॉट इक्वल है। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स यहाँ पे जो लीनियर पेयर ऑफ जो इक्वेशन है, या मतलब जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, जो भी वो स्ट्रेट लाइन आ रही इक्वेशन जो दिख रही है आपको, मतलब जो भी स्ट्रेट यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है दोनों, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी वो कट नहीं करेगी। जब कट नहीं करेगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन कहलाएगी। अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है। यहाँ पे फिर आता है कोइंसिडेंट लाइन। मतलब यहाँ पे लाइन के ऊपर लाइन आना, मतलब एक दूसरे लाइन का ओवरलैप कर जाना, एक के ऊपर एक आ जाना बोल सकते हो। यहाँ पर रेशियो क्या होता है, यहाँ पे तीनों रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे जो दोनों लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो एक दूसरे के ऊपर आएगी और बहुत हर जगह से काटते हुए निकलेगी। यहाँ पे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट कंडीशन बोलेंगे। ये स्पेशली कंडीशन बेटा आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम में आएगी। किस में काम आएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड में काम में आने वाली है। ठीक है। एल्जेब्रिक में भी इसको काम में लेंगे अपन, ऐसा कुछ नहीं है कि एल्जेब्रिक में काम नहीं आएगी। मतलब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि अगर हम यहाँ से हम इन जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से बोल दिया जाए कि दो आपको लीनियर इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि ये कंडीशन आपकी देखो एग्जिस्ट कब करेगी, केवल एग्जिस्ट करती है बेटा आपके, मेनली तो एग्जिस्ट करती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और वैसे करती तो दोनों में, यूनिक सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है, बट नो सॉल्यूशन में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यहाँ पे आप x और y की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। ठीक है। स्पेशली तो केवल किस में फाइंड आउट हो पाती है, फिक्स वैल्यू किस में फाइंड आउट हो पाती है, केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस में कंडीशन आपकी फाइंड आउट हो पाएगी, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही आपके x और y की क्या होते हैं, सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हेल्प आएगा और एल्जेब्रिक मेथड में भी हमारे हेल्प आने वाला है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक का भी साथ में हम लिख देते हैं। ठीक है। तो ये आपको टेबल बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये लाइन्स की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इससे क्वेश्चन हर साल आरबीएसई सीबीएसई दोनों में पूछा गया है आपके। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां से एक बार इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी आपके इस चैप्टर में जो समझने वाली चीज़ें हैं वो एक बार स्टार्टिंग में एज ए इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे समझ लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, केवल जो एक्सरसाइज है वो ही स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे। यहाँ पे बीच में जो समझने वाली चीज़ें एक बार में ही हम समझ लेंगे एज ए इंट्रोडक्शन वाले। इस चैप्टर, इस लेक्चर का हम नाम देंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब जो जो इस चैप्टर में समझने लायक है हम उस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है। अब एल्जेब्रिक में जो आपका पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन, भी आपको मैं समझा देता हूँ, साथ ही साथ हम उसी को लेके एलिमिनेशन भी समझ लेंगे, और साथ ही साथ उसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हम समझ लेंगे। ठीक है।
तो एल्जेब्रिक में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड है हमारा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। पहले कोई दो इक्वेशन यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज करो छोटी इक्वेशन ले लेते हैं x + 2y = 4। एक इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2x + 5y = 6। दो इक्वेशन यहाँ पे ले ली, ठीक है। x + 2y = 4, एक हमने ले ली 2x + 5y = 6। यहाँ पे दो इक्वेशन हमने ले चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लिख के सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं यहाँ समझे, बिल्कुल अच्छे तरह से समझे आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन में समझे आप कि क्या करना है। पहले तो आप इन इक्वेशंस के नेम दे दें। आप इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन को हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो हम यहाँ पे ये करेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन को यहाँ से हम पुट करेंगे। मतलब इक्वेशन को जनरली हम वो इक्वेशन को लेंगे जो हमारे लिए ईजी इक्वेशन पड़े, जिसको हमें सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम ईजी मतलब सिंपल जो इक्वेशन होती है, सिंपल फॉर्म जो आपको इन दोनों में से जो सिंपल फॉर्म इक्वेशन दिखाई दे रही है, उस इक्वेशन को एक को यहाँ से हम उठाएंगे, ठीक है। मतलब टेक लेंगे वहाँ से, फिर उसको क्या करेंगे किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में बनाने की कोशिश करें। मतलब उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके किसी भी एक वेरिएबल में हम उसको बना लेंगे। चाहे आपको तो वेरिएबल x y देगा, या तो आप उसको x की वैल्यू में कन्वर्ट करें, या आप उसको किस में कन्वर्ट करें, y की वैल्यू में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो मेरे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 और 2 इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है आपकी सिंपल फॉर्म में है। किस में है? सिंपल फॉर्म में है। मतलब इजी इक्वेशन दिख रही है। इस इक्वेशन को यहाँ से लूंगा, हम यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। या लिखा मैंने x + 2y = 4। अब इसको मैं मॉडिफाई करूँगा किसी भी एक वेरिएबल में, वो आपकी इच्छा होती है, वो आप किसी में करें। लेकिन मेरा सजेशन क्या होगा, आप ऐसी वैल्यू को मतलब ऐसे वैल्यू को आप मॉडिफाई करें जो कि सिंपल फॉर्म में बने, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में ना बने वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू बनाता हूँ तो देखो 2 मुझे डिवाइड में भेजना पड़ेगा, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगी। कोशिश करें कि उस फ्रैक्शन फॉर्म को नेगलेक्ट करने की कोशिश करें, मतलब उसको कम से कम यूज़ करें, मतलब हटाने की कोशिश करें कि हम क्या करें कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बनाएं। बट जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म बनाना पड़ रहा है तो वहाँ तो बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि वैसा कोई कंपलसरी तो नहीं है। लेकिन कुछ बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई सिंपल फॉर्म नहीं बचता है। तो फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी यूज़ में लेंगे, ऐसा नहीं है। बट कोशिश करें कि ज़्यादातर ये कोशिश करें कि हम उस फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बनाएं, ना कि फ्रैक्शन फॉर्म में रखें उसको। हम अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो देखो सिंपल फॉर्म में बनेगा, क्योंकि प्लस का 2y इक्वल किस में चला जाएगा, माइनस में। कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म आया नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, केवल x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस का 2y इक्वल तो किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 - 2। इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 2y। सिंपल फॉर्म में, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब क्या करना है, अब बात आती है एक्चुअल में इस मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका नाम क्यों रखा गया? इस x की वैल्यू को जिसको आपने मॉडिफाई किया उसमें नहीं, जिसको आपने मॉडिफाई नहीं किया है, किसको नहीं किया, इक्वेशन नंबर 2 को। इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करें जिसको आपने मॉडिफाई नहीं किया है, उसमें रखना है। मतलब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। यही पुट क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट करना कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट करना कहलाएगा। और फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया एक वैल्यू को दूसरी में पुट कर देना। मतलब एक इक्वेशन को तोड़ के दूसरी इक्वेशन उसकी वैल्यू को पुट करना, वही मेथड क्या कहलाता है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। अंडरस्टूड? वही मेथड क्या कहलाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। मतलब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट, या आप क्या बोले, सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब इसको हमने मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह वैल्यू को क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया, रख दिया, या सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि पुट द value of
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बेटा। 2x की वैल्यू क्या, 4 माइनस 2y, फिर बाद में क्या प्लस का 5y इक्वल टू 6। इसको सोल्व करें, ये 8 माइनस 4y प्लस का 5y इक्वल टू 6। देखो नंबर को एक तरफ ले जाएं और वेरिएबल को एक तरफ रख लें। 5y माइनस 4y, 5 में से 4y जाएगा, केवल y बचेगा, और प्लस के 8 को इक्वल को उधर ट्रांसफर कर दें तो y इक्वल टू क्या आता है 6 माइनस 8, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 2 आ जाती है। अब इस y की वैल्यू को वो आप पे डिपेंड करता है कि इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 2 में रखें, इक्वेशन 3 में रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी में भी रखें गलत नहीं होगा, बट मेरा सजेस्ट क्या होगा आप इक्वेशन नंबर 3 में रखें, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर को मॉडिफाई करके एज सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम रखते ही वैल्यू हमें मिल जाए। अगर देखो आप यहाँ रखते हो x की y की वैल्यू को, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इक्वल को उधर भेजना पड़ेगा। अब ये ऑलरेडी भेजा हुआ, इसमें सीधा पुट करो ना, ताकि देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है बेटा। क्या होता है, आपने कहावत सुनी, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप एग्जाम में सेकंड बचाते हुए चलोगे तो आपको कुछ मिनट्स मिल जाएंगे, उन मिनट्स में आप बहुत कुछ कर सकते हो एग्जाम के अंदर। आपका क्वेश्चन छूट रहा होता है वो क्वेश्चन हो जाएगा, या आप किसी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट हो गया बट आपको रिविजन का मौका नहीं मिला, वहाँ से आपको रिविजन 5 मिनट भी आप बूंद बचाते हुए चलो 5 मिनट मिलते हैं, तो 5 मिनट में हम क्वेश्चन का रिविजन, आप जो हमने सोल्यूशन किया उनका रिविजन इजीली हम कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ समझे। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो हम क्या करेंगे कि पुट y इन इक्वेशन 3 में पुट करें बेटा। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 2, x इज इक्वल टू -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर प्लस का 4, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 8। y क्या मिल गया आपका -2 मिल जाता है, और x क्या मिल जाता है आपका 8। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आई बात समझे, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, सिंपल क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है कि उन दोनों इक्वेशन में चूज करें कि कौन सी इक्वेशन आपके सिंपल फॉर्म में है, उस सिंपल फॉर्म में से किसी एक इक्वेशन को आप क्या करें, उठा लें। हम किसको उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 इजी फॉर्म में दिख रही है, सिंपल फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। उसको उठाएंगे, उस इक्वेशन को उठा के आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल में मॉडिफाई कर देना है। मैंने मॉडिफाई किस में किया, एक्स में किया, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लाना है। कोशिश करें कि इस इक्वेशन को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कम से कम लेके आए, सिंपल फॉर्म में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करें। उस वैल्यू को आप सिंपल मतलब किसी भी एक वेरिएबल में बना के उसको, जिसको आपने मॉडिफाई नहीं किया, उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू को क्या कर दें बेटा, पुट कर दें। मतलब x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 को मॉडिफाई नहीं किया, इक्वेशन 2 में हम करेंगे। 1 को मॉडिफाई किया तो 1 को लेना ही नहीं, अब किसको लेना है, बची इक्वेशन को आपको यूज में लेना है। तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है। यही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट करना कहलाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। पुट करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने में y की वैल्यू आ गई -2। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1, 2 या 3 जिसमें भी आपको पुट करना है वो आप पे डिपेंड करता है किस पे रखना चाहते हो। आंसर सबसे सेम ही आएगा, बट मैं इक्वेशन 3 से रखूंगा ताकि मुझे कम से कम टाइम लगे और मेरा फटाफट आंसर आ जाए। तो बेटा यही आपका मेथड क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। अंडरस्टूड बेटा। इसी के साथ हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कंप्लीट होता है। बाकी लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें एलिमिनेशन मेथड और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर में यहाँ तक जो भी हमने इसका बेसिक पढ़ा है और एक मेथड हमने लाइंस की जो कंडीशन देखी है, साथ ही साथ एल्जेब्रिक में हमने एक मेथड समझ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे आपको हम पढ़ाने की जो हमारे जो मेथड है उसको हम अच्छे से अच्छे और सुधारें और आप लोगों को समझाएं। तो बेटा हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्लास को हम यहीं पे अब स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।